हेलो दोस्तों, पवन पेट टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है, 9th के ज्योग्राफी के बुक साथ में है, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ। आज हम लोग कल नदी के बारे में, सारे नदी के बारे में कवर कर लिए थे। सारा जानकारी मैपिंग के द्वारा आपको हम बता चुके हैं, नोट्स भी प्रोवाइड करवा चुके हैं। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जलाशय। जलाशय जिसको क्या कहते हैं, झील कहते हैं। झील क्या है, जलाशय क्या है, जिसके बारे में हम लोग क्या करते हैं आज जानते हैं। कश्मीर स्थित डल तथा बुलर झील, नैनीताल राजस्थान का सांबर झील, बेगूसराय का कांवर पश्चिम बिहार, बेतिया का सरैया मान, दरभंगा का लक्ष्मी सागर जैसे जलाशय को आप परिचय होंगे। इस सब जलाशय को आप क्या करते हैं, जानते होंगे। कश्मीर में कौन कौन से झील है, डल झील, बुलर झील और नैनीताल। कौन कौन, डल, बुलर और नैनीताल झील है। राजस्थान में कौन झील है, सावर झील। कौन झील, सावर झील। बेगूसराय में कौन सा झील है, कांवर पश्चिम बिहार। कौन पश्चिम बिहार, कांवर पश्चिम बिहार है। अब बेतिया में कौन सा है, सरैया नाम झील है बेतिया में। और दरभंगा में कौन सी है, लक्ष्मी सागर झील। कौन झील, लक्ष्मी सागर झील। जैसे जलाशय से आप जानते होंगे, डू यू नो, आप जानते हैं। ये मानवीय उपयोगों के साधन के साथ साथ पर्यटकों को लिए आकर्षण का केंद्र है। ये मानव के साथ साथ क्या चीज़ है, पर्यटकों का क्या है, आकर्षण का क्या है, केंद्र है। क्या आपने झीलों के महत्व को जानने का प्रयास किया है, आपने झीलों के महत्व को जानने का प्रयास किया है। जरा सोचिए, यदि उन स्थानों पर झील नहीं होता, जहाँ झील नहीं, उन स्थान पर झील नहीं होता, तब वे उतने पर्यटक स्थल का आकर्षण का कारण पाते हैं क्या। जहाँ जहाँ देखे होंगे ना आप, झील होगा ना, वहाँ क्या होगा, पर्यटन स्थल केंद्र होगा। पर्यटन स्थल केंद्र का मतलब क्या चाहिए, वहाँ पर लोग घूमने जाते होंगे। क्या करने, घूमने के लिए, पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं। अगर यदि सोचिए वहाँ पर झील ना हो पाता तो क्या वहाँ पर पिकनिक मनावे जाते हैं। जैसे आप सोचिए, राजगीर के अगर नज़दीक में आप रह रहे होंगे तो सोचिए राजगीर जाते होंगे। राजगीर क्यों जाया जाता है, क्योंकि वहाँ गर्म पानी गिरता है, गर्म जलप्रपात है। अगर जलप्रपात वहाँ नहीं रहता तो क्या वहाँ कोई जाता, नहीं जाता। क्यों, ककोलत सोच लीजिए, ककोलत क्यों जाता है, ककोलत में ठंडे पानी का क्या है, झरना है। तो झरना है, ठंडे पानी का झरना है, यानी जलप्रपात है, इसीलिए तो क्या कहा जाता है, अगर वहाँ ठंडे पानी का जलप्रपात नहीं होता, वहाँ कोई घूमने के लिए जाता, नहीं जाता, तो वहाँ रोजगार हो पाता, नहीं हो पाता, आकर्षण का, पर्यटन का केंद्र बन पाता, नहीं बन पाता। इसलिए कह सकते हैं कि जहाँ झील है या जलप्रपात है, वहाँ आकर्षण, पर्यटन का क्या है, आकर्षण का केंद्र होता है। जितना आज करते हैं, प्रायः जल भरे विशाल गड्ढे को झील के रूप में जाना जाता है। विशाल, बहुत बहुत बड़ा भूभाग है, जो गड्ढा है उसमें क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, झील से नाम से जाना जाता है। वर्षा के जल के जवाब तथा हिमानियों एवं हिम चादरों के पिघलते ही झील का निर्माण होता है। वर्षा के प्रभाव से और हिमालय के झील को क्या कहते हैं, प्रभाव को, हिमालय चादरों को पिघलना क्या कहलाता है, झील कहलाता है। झील मुख्यतः प्राकृतिक कारणों से निर्मित होता है। झील किस कारणों से निर्मित होता है, प्राकृतिक कारणों से झील बनते हैं। बोल जैसे सर कौन कौन सी झील है, हम देखियो आपको हम बताते हैं। निर्माण की दृष्टि से झीलों के निम्नलिखित प्रकार होते हैं। निर्माण की दृष्टि से झील क्या होते हैं, निम्न प्रकार के होते हैं। कौन प्रकार, निम्न प्रकार के झील होते हैं। किसके दृष्टि से, निर्माण के। सबसे पहला धसान घाटी का झील। धसान घाटी का झील मतलब, धसान घाटी में जब जल जमाव होता है, जब कोई भूभाग धंसा हुआ और वहाँ क्या जमाव हो गया, जल का जमाव हो गया, तब इस प्रकार का झील बन जाता है। तो इस प्रकार का क्या बनता है, झील बनता है। अफ्रीका में इस प्रकार के झील की संख्या अधिक है। सबसे ज़्यादा धनास घाटी का झील कहाँ पाया जाता है, तो अफ्रीका में। ध्यान देने योग्य बात है, क्वेश्चन आपसे पूछेगा, क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। इस प्रकार के झील संख्या अधिक है। विक्टोरिया, रुडोल्फ, न्यासा इसके उदाहरण है। कौन उदाहरण है। तथा भारत में तिलैया बांध द्वारा धसान घाटी में कृत्रिम झील बनाया गया है। और भारत में जो है ना, धसान द्वारा, किसको, तिलैया में जो है, बिहार के तिलैया में आप जानते होंगे, झारखंड में तिलैया में पड़ता है, वहाँ क्या धसान घाटी का झील बनाया गया है। दूसरा झील हम लोग जानते हैं। टोटल झील कई प्रकार के, 7 प्रकार के। टोटल कितने प्रकार के, 7 प्रकार के। पहला हम लोग पढ़े हैं धसान घाटी का। दूसरा देखते हैं गोखुर झील। तो गोखुर झील कैसे होता है, गाँव का खुर देखे होंगे, इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से, है न। तो इस प्रकार के बने झील को क्या कहते हैं, गोखुर झील कहते हैं। कौन झील, गोखुर झील। कौन झील, गोखुर झील। नदिया में
जब अवसाद की मात्रा बढ़ जाती है, नदियाँ में अवसाद की मात्रा बढ़ जाती है या भूमि की ढाल कम हो जाती है, नदियाँ में अवसाद की मात्रा क्या हो गया, बढ़ गया, और भूमि में ढाल क्या हो गया, कमी हो गई हो जाती है, तब इसके मार्ग में विसर्पण पैदा होने लगता है। अर्थात विसर्प भाग कटकर मुख्यधारा से अलग हो जाती है। ये भाग क्या हो जाता है, कट के मुख्यधारा से अलग होगी, जिसका आकार गाय के खुर के समान हो जाता है। इसे गौखुर या परित्यक्त झील भी कहा जाता है। कौनता है, जाता है। उत्तर बिहार में इस प्रकार के झील पाए जाते हैं। बेतिया का सरैया या बेगूसराय का कांवर झील इसके उदाहरण है। बेतिया का सरैया, बेगूसराय का कांवर झील इसके क्या है, उदाहरण है। करहा 3 में क्रेटर झील। कौन झील, क्रेटर झील। टोटल झील कितने प्रकार के, 7 प्रकार के। पहला धसान घाटी, दूसरा गोखुर, तीसरा क्रेटर झील। जब ज्वालामुखी के क्रेटर से राख और लावा का आना बंद हो जाता है। जो क्रेटर किसको कहते हैं, ज्वालामुखी इस तरीक़ा से फटता है, इस तरीक़ा से फटता है तो ऊपर ही क्या बनाता है, इस तरीक़ा से लावा निकलता है। ये वाला घास खाली हो गया तो लावा निकलना बंद हो गया, तो नीचे वाला पूरा भाग क्या है, खाली है। इसमें जब झील क्या हो जाता है, ये ऊपरी हिस्सा को क्या कहते हैं, क्रेटर कहते हैं। इसमें जब पानी जमा हो गया तो क्या कहलाएगा, क्रेटर झील कहलाएगा। तो ये करा, जब ज्वालामुखी के क्रेटर में राख और लावा का आना बंद हो जाता है, तब क्रेटर में वर्षा जल जमाव होकर झील में परिवर्तन हो जाता है। बोलिविया का टिकाटाका, किसका, बोलिविया का टिटिकाका। कौन काका, टिटिकाका। और टर्की का बौन झील इसके उदाहरण है। टर्की के बौन झील इसके उदाहरण है। भारत में लोनार झील इस प्रकार के से निर्मित हुआ है। भारत में लोनार झील किस प्रकार के निर्मित हुआ है, इसी प्रकार के झील निर्मित हुआ है। चौथा लैंगून झील। फिर आपसे पूछते हैं झील कितने प्रकार के, 7 प्रकार के। पहला धसान घाटी, दूसरा गौखुर, तीसरा क्रेटर, चौथा लैंगूर झील। लैंगूर झील शिप्र तथा रोधिका के द्वारा समुद्र तटीय प्रदेश में जब समुद्री जल समुद्र के अलग कर दिया जाता है, तब ऐसे झील लैंगूर कहलाते हैं। ऐसे झील क्या कहते हैं, लैंगूर कहलाते हैं। लैंगूर का उदाहरण भारत स्थित चिल्का एवं पुलकित झील है। जब समुद्र को रोधक क्या करता है, समुद्र, मान लीजिए इस प्रकार से हम आपको बताते हैं, इस प्रकार से इस समुद्र बार बार टकरा के पानी मार के इसको क्या कर दिया, इस तरीका से गड्ढा बना दिया। क्या बना दिया, इस तरीका से गड्ढा बना दिया बार बार, तो ये कौन झील कहलाएगा, लैंगूर झील कहलाएगा। ये पानी जम गया तो कौन झील कहलाएगा, लैंगूर झील कहलाएगा। ये कहाँ है, लैंगूर झील स्थित चिल्का और पुलिकत कैसा है, क्वेश्चन पूछेगा चिल्का किस प्रकार के झील है, तो लैंगूर प्रकार के झील है। अब फिर से आपको पूछते हैं झील कितने प्रकार के, तो झील 7 प्रकार के। कौन कौन, धसान घाटी, गोखुर झील, क्रेटर झील और लैंगूर झील। आपको जो हम लोग पढ़ रहे हैं अवरोधक झील। कौन झील, अवरोधक झील। कभी कभी पर्वतीय प्रदेश में भूस्खलन का कारण चट्टानें गिरने या नदियों के प्रवाह को रोक देने से, मान लीजिए नदी जा रहा है, क्या जा रहा है, इस तरीके से नदी जा रहा है, यहाँ पर क्या है, पहाड़ था, इसमें पूरा चट्टान क्या हो गया, गिर गया। अब पूरा चट्टान गिर गया तो यहाँ पर रोक लग गया, पानी अब इधर जाएगा नहीं, यहाँ क्या हो गया, जल का जमाव हो गया। तो इस प्रकार के बने झील को क्या कहते हैं, अवरोधक झील कहते हैं। तो वही कह रहा है कभी कभी पर्वतीय प्रदेशों में भूस्खलन का चट्टान गिरने या नदियों के प्रवाह को रोक देते हैं, तो इससे भी झील बन जाते हैं। ये क्या कहलाता है, अवरोधक झील कहलाता है। कैसा झील, अवरोधक झील। छठा में करा, आप फिर से पूछते हैं झील कितने प्रकार के, 7 प्रकार के। कौन कौन, धसान घाटी, गोखुर झील, करेटल झील, लैंगूर झील, अवरोधक झील। अब पढ़ रहे हैं कौन झील, हिमानी झील। करा छठा में हिमानी झील। हिमालय क्षेत्र में हिमानी द्वारा निर्मित झील में नैनीताल, क्या भीमताल, सातताल आदि सुंदर उदाहरण हैं। ये सब क्या है, झील कहलाते हैं। तो मुख्यतः हम लोग है 7 प्रकार के, लेकिन मुख्यतः हमको क्या प्रकार के पढ़ना, 6 प्रकार के पढ़ना। तो हम कह सकते हैं झील कितने प्रकार के, 6 प्रकार के। एगो तो होता है भूगर्भीय क्रिया के निर्मित झील, भूगर्भीय में जो क्रिया होता है उससे निर्मित होता है, वो 7वां है। लेकिन हम लोग 6 प्रकार के मुख्य रूप से जानना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन, धसान घाटी की झील, गोखुल झील, करेटर झील, लैंगूर झील, अवरोधक झील, हिमानिया झील। 7वां कौन है, भूगर्भीय क्रिया से निर्मित झील। हम लोग देखते हैं भूगर्भित क्रिया से निर्मित झील किस प्रकार से और क्या है और कैसे है।
करा जम्मू कश्मीर में बूलर झील मीठे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है। करा जम्मू कश्मीर में बूलर झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। जल विद्युत पैदा करने के लिए नदियां पर बांध लगाए जाने से भी झील का क्या हुआ, निर्माण हुआ है। किसका निर्माण, झील का निर्माण। जैसे भाखड़ा नगर परियोजना, कौन परियोजना, भाखड़ा नगर परियोजना के विकास में गोविंद सागर झील का निर्माण हुआ है। कौन सागर, गोविंद सागर का सागर झील का निर्माण हुआ। लोकता एवं बड़ियानी जैसे कई मीठे पानी के झील, साथ साथ राजस्थान लवण युक्त सांभर झील इसी प्रकार के झील हैं। तो याद रखिएगा, राजस्थान में कौन झील है, सांभर झील। कौन झील है, क्यों याद रखिएगा सर, क्योंकि इसके भारत में लगभग नमक इस सांभर झील से ही क्या किया जाता है, बनाया जाता है, निर्मित होता है, जिसका उत्पादन सांभर झील से होता है। जो कहाँ स्थित है, राजस्थान में। कैसा पानी का है, खारा पानी का, लवण युक्त। लवण युक्त मतलब लवण को इंग्लिश में साल्ट कहते हैं, तो कौन युक्त हो गया, साल्ट युक्त हो गया। इस हटमाता प्रायः यह देखा गया है कि मरुस्थलीय अथवा अर्ध शुष्क क्षेत्र की झील खारे पानी को होते हैं। जहाँ जहाँ पर कौन सी मरुस्थल भूमि है, जहाँ सूखा भाग है, वहाँ जो भी जैसा भी झील पाया जाएगा, कैसा झील पाया जाएगा जी, खारे पानी का। खारे पानी का मतलब कुछ ही, उसमें लवण की मात्रा क्या होगा, ज़्यादा होगा। कराए के झील होते हैं, जबकि ठंडे प्रदेश के तथा पर्वतीय प्रदेश के झीलों के जल मीठे होते हैं। और ठंडे प्रदेश के पर्वतीय प्रदेश के झील कैसे होते हैं, मीठे होते हैं। कौन थे, मीठे। कह झील मानव के लिए अत्यंत उपयोगी होता है। झील मानव के लिए क्या है, बहुत उपयोगी होता है। इन नदियाँ के बहाव क्षेत्र को मीठा होता है। झील मानव के लिए अत्यंत उपयोगी होता है। ये नदिया के बहाव क्षेत्र को सुचारू बनाने में सहायक होता है। इन नदिया का जो बहाव क्षेत्र है उसको क्या करता है, आसानी से बनाए रखता है। अत्यधिक वर्षा या बाढ़ दोनों स्थिति में झील नदियों के बहाव को संतुलित रखता है। बोल मतलब सर, मतलब देखिए, मान लीजिए झील है और यहाँ से नदी गुजरता है इस तरीक़े से, तो यहाँ कटाव तो ही होगा, नदी से गुजरता होगा, नदी जा रहा है इस तरीक़े से। अब नदी जा रहा है तो यहाँ पर क्या हुआ, पानी बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में नदी में पानी आया जोरों से, तो इसमें क्या होगा, जब ज़्यादा आ रहा है तो इधर अगर झील नहीं होगा इधर बाढ़ बना देगा। अगर झील है तो बहुत सारा पानी इसमें जाकर क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। इधर क्या होना है, इधर जब पानी इकट्ठा हो जाएगा तो इधर जाने से क्या करेगा, बाढ़ होने से बचा देगा। अब यही क्या हुआ, अब सेम प्रोसेस होगा क्या जी। अब सेम प्रोसेस करने का मतलब होगा कि मान लीजिए कि इस तरीक़ा से हम बताते हैं, इस तरीक़ा से क्या होगा। अब बरसात गर्मी के मौसम में तो झील में पानी है, ये तो इस नदी में पानी घट गया। अब धीरे धीरे से झील से पानी क्या होगा, निकलेगा, इसमें क्या होगा, जाएगा। अब धीरे धीरे से निकल के क्या होगा, जाएगा। यानी नदियाँ के प्रवाह क्षेत्र को क्या कर किया, बनाए हुए रखा। कौन, ये झील बनाए रखता है। कह झील जल विद्युत उत्पादन में भी उपयोगी होता है। इससे जल विद्युत बनाया जा सकता है। ये आस पास के जलवायु परिस्थिति को भी समान करती है। जलीय परितंत्र के सुदृढ़ के साथ साथ प्राकृतिक छटा को सुंदर, लुभावना तथा मनोरंजन बनाने के झील में मदद करती है। ये प्राकृतिक छट को क्या करता है, घाट को क्या करता है, मदद बनाने में, इसे सुंदर बनाने में मदद करता है। कह रहा मानव सभ्यता की जीवन रेखा के रूप में नदियाँ, मानव सभ्यता में जीवन रेखा में किस प्रकार से नदियाँ थे, क्या महत्व था। कह रहा सभ्यता की जननी के रूप में नदी घाटी के क्षेत्र प्राचीन काल से ही जाना जाता है रहा है। कहने का मतलब हुआ कि नदी घाटी जो है प्राचीन काल से ही, इसे हम लोग क्या कर रहे हैं, जान रहे हैं। किसके रूप में, नदी घाटी के रूप में। सिंधु घाटी से हड़प्पा, सिंधु घाटी के हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, हवांग की घाटी में चीन तथा नील नदी की घाटी में मिस्र की सभ्यता का विकसित नदियों के किनारे हुआ। बहुत सारे सभ्यता का विकास नदियों के किनारे हुआ। अब सवाल उठता है कि सर सभ्यता का विकास नदियों के किनारे क्यों हुआ करता था।
पहले ज़माने में क्या हुआ करता था ना, जब नदी चलता था तो सबसे इम्पोर्टेंट आदमी को रहने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, पानी है। तो अगर इस तरीक़े से नदी चल रहा है, जा रहा है, तो इसके अगर बगल में घर क्या किया जाए, बसाया जाए, रहा जाए, तो पानी की सुविधा, पानी खेत में सिंचाई करने के लिए खेत की सुविधा, यानी कि सारा सुविधा यहीं से प्राप्त होता है। इसी कारण क्या होता था, पहले लोग नदी के किनारे, आज भी देखेगा ना, जितने भी बड़े बड़े शहर या गांव बसे होते हैं, किसी न किसी नदी के क्या किनारे ही बसे होते हैं, जिससे क्या उनकी जल आपूर्ति हो सके। यही कारण है कि सिंधु घाटी की सभ्यता, नदी के, मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता, सारा जो सभ्यता है, जो सब नदी घाटी पर ही क्या हुआ, विकसित हुआ है। जीव के विकास, वृक्ष से मानव शाखा के पृथक होने के उपरांत मानव समुदाय लगातार विकसित होता गया। मानव समुदाय क्या हो गया, लगातार विकसित हो गया। मानव विकास की सुलभ परिस्थिति सभी स्थानों पर समान रूप से सुलभ नहीं रही होगी। मानव की जो स्थिति है सभी जगह पर सुलभ नहीं रही। विभिन्न विद्वानों एवं शोधकर्ताओं ने भी इस मत को स्वीकार किया है। अब बहुत सारे क्या हैं, शोधकर्ताओं हैं, उस शोधकर्ताओं ने भी इस मत को क्या किया है, स्वीकार किया है। प्रागैतिहासिक मानव संस्कृति की खेती, पहले जो मानव की जो खेती होता था, प्रागैतिहासिक मतलब क्या चीज़, जो मानव की खेती होता है उसी को क्या कहते हैं, प्रागैतिहासिक। पुराने में जो मानव की जिस प्रकार से खेती होता था उसको क्या कहते हैं, प्रागैतिहासिक खेती कहा जाता था। कि प्रागैतिहासिक मानव संस्कृति की खोज का प्रथम श्रेय फ्रांस को बाउचर द परेथेस को जाता है। को जाता है, बाउचर द परेथेस को जाता है। इन्हें विभिन्न परमाणुओं के अध्ययन के पश्चात पेरिस के सीन नदी का सभ्यता, किसकी सभ्यता, पेरिस के सीन नदी की सभ्यता उद्भव केंद्र बताता। उसी प्रकार डॉक्टर मित्रा ने मानव उत्पत्ति का केंद्र शिवालिक के दक्षिण हिमानी के पिघलने से निर्मित नदी घाटी को बनाया गया है। यही प्रकार है कि कहाँ, डॉक्टर मित्रा ने बताया था कि शिवालिक नदी जो घाटी आता था वो पिघलने से जो बना था, उसके अगर वो नदी घाटी पिघलता नहीं शिवालिक का, तो नदी का निर्माण नहीं होता, और जब नदी का निर्माण नहीं होता तो वहाँ लोग बसते नहीं। इस तरीके से डॉक्टर किसने बताया, मित्रा ने बताया। मानव विकास, कौन विकास, मानव विकास के क्रम में लगभग सभी शोध प्रतिवेदन नदी घाटी क्षेत्र में मानव सभ्यता का उद्भव केंद्र मानव पर एक मत प्रतीत होता है। कौची प्रतीत होता है, एक मत। कौन मत प्रतीत होता है जी, एक मत प्रतीत होता है। आज इलाहाबाद के समीप प्रयागराज में गंगा, यमुना, सरस्वती का संगम श्रद्धालुओं के लिए धार्मिक आस्था का केंद्र बना हुआ है। इलाहाबाद में है, जो कौन राज्य है, प्रयागराज जिसको कहते हैं। गंगा, यमुना और सरस्वती हम लोग आपको पढ़ाए भी हैं। गंगा में जब 2 या 2 से अधिक नदियाँ एक जगह आकर मिलता है उसे क्या कहते हैं, प्रयाग कहते हैं। इसलिए इलाहाबाद के कहाँ, प्रयागराज में, या प्रयाग में अभी बोला जाता है, प्रयागराज बोला जाता है। श्रद्धालुओं को लिए धार्मिक बनाया है। बड़े बड़े नगरों तथा महानगरों का विकास भी नदी घाटी क्षेत्र में ही हुआ। बहुत बड़े बड़े जो नदी घाटी है उसका भी विकास कहाँ हुआ, नदी घाटी में ही हुआ है। आज उद्योग, कौन उद्योग, आज उद्योग कृषि कार्यों तथा परिवहन साधनों का विकसित करने में नदियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कौन भूमिका, महत्वपूर्ण भूमिका। यदि जल का अत्यधिक दोहन एवं इन जलाशयों में कचरों का उत्सर्जन नदी को अत्यधिक प्रदूषित कर रहा है, अत्यधिक प्रदूषित कर रहा है। कहने का मतलब बड़े बड़े शहरों, बड़े बड़े नगरों की बात में, बड़े बड़े शहर, बड़े बड़े नगर, तो वहाँ कारखानों भी क्या रहते हैं, बड़े बड़े कारखाना रहते हैं। अब बड़े बड़े कारखाने हैं तो कारखाना से जितना भी प्रदूषित जल निकलता है, गंदगी निकलता है, सब ये गंदगी कहाँ डाल दिया जाता है, नदियों में डाल दिया जाता है। और जब सारा नदियों में प्रदूषण मिलता है तो नदी भी क्या चीज होते जा रहा है, अत्यधिक धीरे धीरे प्रदूषित होते जा रहा है। आज वैश्विक स्तर पर यह चिंतक का विषय बना हुआ। आज ये पूरे विश्व के स्तर पर देखा जाए ना तो बहुत ही क्या चिंतक की बात है, दिक्कत, समस्या, परेशानी और तकलीफ है। क्योंकि आने वाला समय में एक भी नदी ऐसा नहीं रहेगा जो प्रदूषित युक्त नहीं रहेगा, यानी कहने का मतलब प्रदूषण से भरा पड़ा रहेगा। आगे हम लोग चलते हैं, क्या रहा है,
कौन वाली डिबिया? उजली वाली डिबिया। क्या आप जानते हैं? डू यू नो? पटना स्थित गांधी सेतु भारत का सबसे लंबा 7 किलोमीटर सड़क पुल है। पटना जो गांधी मैदान पटना में स्थित गांधी सेतु पुल है, जो गंगा नदी के सबसे 7 किलोमीटर भारत का सबसे लंबा 7 किलोमीटर लंबा पुल है, जिसका निर्माण 1984 ईस्वी में हुआ था। कब बना है? 1984 ईस्वी में बना है। ज्ञात करें कि गांधी सेतु किस नदी पर स्थित है? गांधी सेतु गंगा नदी पर स्थित है। कौन नदी? गंगा नदी। कौन नदी पर स्थित है? गंगा नदी। अब हम लोग देखते हैं प्रदूषण। कौन दूषण? प्रदूषण। दूर दूरषण नहीं, प्रदूषण। कह रहा है, कौन रहा है? कह रहा है कि बढ़ती आबादी के साथ जल का अनुप्रयोग भी तीव्र गति से बढ़ता गया है। यह हमारे घरेलू कार्यों से अनेक औद्योगिक कार्य तक के लिए भी अत्यधिक उपयोगी संसाधन है। घरेलू कार्य के साथ साथ बहुत सारे कार्य के लिए ये क्या होते जा रहा है? बढ़ते जा रहा है, अत्याधुनिक बढ़ते जा रहा है। जो आज हमारे क्या है? औद्योगिक कार्य के लिए नहीं है, अत्यधिक उपयोग के लिए भी क्या है? साधन है। आज जल संसाधन का उपयोग आर्द्र कृषि के फसलों के लिए हो रहा है। आज जो है, जो कृषि का जो है योगदान है कृषि के लिए, कृषि फसलों का योगदान क्या हो रहा है। बाढ़ के समय, किसके समय? बाढ़ के समय नदियाँ विकराल रूप धारण कर लेती है। जब बाढ़ आता है तो नदियाँ में पानी, तेरी नदियाँ नदियाँ तेरी नदियाँ में पानी 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 में बाढ़ आ जाता है। इस समय वह धरातल के सभी कचरे, कौन चरे? कचरे, अधिवास जनित कचरे, औद्योगिक कचरे, यानी अधिवास मतलब लोग जो ये अत्यधिक रह रहे हैं उसमें, जो खाने पकाने में आप देखते होंगे ना, अपने बगल में खाना पकता होगा तो उसमें सब्जी आता होगा, छोटा मोटा सामान आता होगा, उससे कितने पॉलीथीन आते हैं, जिससे आपके घर के बगल में जहाँ फेंकते हुए कूड़ा कचरा, सोचिए वहाँ अगर 5 आदमी हैं घर में, उतना प्रदूषण किया हो रहा है, यानी दूषित हो रहा है, तो सोचिए पूरे भारत में कितने प्रदूषित होते हैं प्रत्येक दिन। आदिवासी जनित कचरे, औद्योगिक कचरे एवं उन होठ कचरे, अन्य ठोस कचरे आत्मसात कर देती है। ऐसा देखिएगा ना, दिल्ली कभी जाएगा नहीं तो कचरा का देखिए ना, पहाड़ जितना उससे बड़ा बड़ा भी क्या होगा? कचरा का ढेरी पाया जाता है वहाँ, जिससे जल की गुणवत्ता बुरी तरह प्रभावित हो रही है। जिससे क्या हो रहा है? जल की गुणवत्ता बहुत खराब हो गया है। कृषि कार्य प्रयुक्त उर्वरक, कीटनाशक, पीड़ननाशी, वस्त्र धोने में प्रयुक्त साबुन, सोडा, अपमार्जक तत्व घुलकर जल को प्रदूषित कर देते हैं। ये सारे चीज़ होते हैं ना, जो हम लोग क्या चीज़ कृषि के लिए, कृषि जब खेती होता है उसमें वो क्या करता है? खराब करता है। कैसे? कीटनाशक कृषि में क्या? उर्वरक छीटा गया, तो उर्वरक छीटा गया, मान लीजिए प्लॉट है, खेत का प्लॉट है, ये खेत का पड़ा हुआ है, इसमें क्या किया? खाद छीटा गया। अब खाद जब छीटा गया तो इसको क्या किया गया? सिंचाई किया गया। और जब यह सिंचाई, कौन चाई? सिंचाई, तो खाद इस पानी में क्या हो गया? घुल गया। अब पानी में घुल गया तो अकार्बनिक पदार्थ है वो, तो घुल के क्या धीरे धीरे चला गया नीचे ज़मीन में, और वही ज़मीन से यहाँ चापाकल गढ़ के मान लीजिए मोटर से निकाले पानी को, और वही पानी को क्या किए? पिए। तो ये पानी क्या होगा? प्रदूषित पानी होगा, जल होगा जो क्या होगा? प्रदूषित होगा। कीटनाशक, उसी प्रकार से जब हम खेत में क्या करते हैं? फसल में कीटनाशक देते हैं, तो इसमें भी क्या होता है? पानी में, तेल में घुल के, जल में घुल के क्या हो जाता है? ज़मीन के नीचे चला जाता है, और ज़मीन के नीचे चला जाता है, फिर हम उसको चापाकल के माध्यम से निकालते हैं या मोटर के माध्यम से निकालते हैं, और उसी को पीते। वो भी क्या है? एक प्रकार का दूषित जल है। पीड़ननाशी, वस्त्र धोने पर युक्त साबुन। अब वस्त्र धोने के लिए हम लोग साबुन, सोडा यानी कि क्या, सरफ का यूज करते हैं, उससे भी क्या होता है? अपमार्जक जो है उससे भी पानी में मिलकर पूरे अच्छी तरीके से पानी में समा जाता है, और जब वो ज़मीन के नीचे जाता है वही पानी को हम निकाल के पीते हैं। इससे हमको क्या लगता है? प्रदूषित लगता है। करा मल जल प्रवाह, और मल जल देखते हैं बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती। कहने का मतलब बड़े बड़े टाउन में, बड़े बड़े शहरों में आप देखिएगा क्या कि जल मल है, जो सारा मवेशी को साफ करना, धोना, सारा साफे पानी से होता है, तालाब में होता है, जिससे यह नदी तालाब क्या हो जाते हैं? प्रदूषित हो जाते हैं। जैसे मानवीय अनुक्रिया जल प्रदूषण को बढ़ावा देती है।
चित्र 3.4 में मानवीय कार्यों को देखा जा सकता है। मानवीय कार्यों चित्र और सर दिखा दीजिए चित्र 4 ये देखिए चित्र 3.4 में देखिए मानवीय क्रियाओं को। नदी में मछली मार रहा है यहाँ पर है नहीं, देखिए छोटुआ नहा रहा है, ये जाल बना के यहीं पर क्या अपने नहा रहा है, जानवर को भी धो रहा है जो साफ से दिखाई नहीं दे रहा है, खाली किताब में बोल देता है कि देखिए। देखना तो पड़ता है, नहीं देखेंगे तो आप भी कहिएगा सर दिखा नहीं रहे हैं। कह रहा है कि बढ़ा देता है मल जल प्रवाहित मवेशियों की सफाई को, जैसे जैसे मनुक्रिया जल प्रदूषण को बढ़ा देती है। चित्र में देखा जा सकता है उत्पन्न आपदा को दिखाया गया है। इससे प्रदूषण से बहुत सारे आपदाएं क्या हो रहे हैं, उत्पन्न हो रहे हैं। करा वनों की अंधाधुन कटाई, मैंने वनों के अंधाधुन में तो कुछ अंधरों के काट रहा है, अंधरा काट रहा है अंधाधुन नहीं, अंधाधुन मतलब कुछ बहुत विशाल मात्रा में रुके ही नहीं जा रहा, काटते जा रहा है बहुत काटा जाए, उसको अंधाधुन कटाई। मृदा अपरदन के गति को तीव्र बढ़ाती है। मृदा अपरदन कहते मान लीजिए कौन लीजिए मान लीजिए कि अलंग जाता था, अलंग पर देखते होंगे आपको पेड़ पौधे ही पेड़ पौधे हैं। अब इसका जो जड़ ये है क्या है, बहुत दूर तक फैला हुआ और इस मिट्टी को क्या कर रहा है, कस के पकड़ा हुआ। अभी मान लीजिए पेड़ को काट दिया गया तो अभी इस तरीका से हो गया। अब पेड़ तो यहाँ नहीं कटने हुआ तो क्या मिट्टी को पकड़ा हुआ नहीं, अब आएगा पानी कस के यहाँ पर घूमेगा इस तरीका से, इसमें जब टकराएगा तो टकरा के मिट्टी को काट के लेके चल जाएगा। तब यह मिट्टी के क्या हो रहा है, यानी कि पेड़ के अंधाधुन कटाई से क्या होता है, मिट्टी अपरदन। इसी प्रकार के मिट्टी जो कटाया जा रहा है इसी को कहते हैं क्या, मिट्टी अपरदन कहा जाता है। इस तरीका से क्या होता है, मिट्टी अपरदन बहुत ही बढ़ते जा रहा है, जिससे नदियां प्रवाहित मार्ग में तीव्र अपसादीकरण हुआ। यानी कहने का मतलब मिट्टी का कटाव बढ़ गया। अब मिट्टी जाके गिरेगा कहाँ, नदी में जाके जम जाएगा और नदी का ऊंचा हो जाएगा, यानी कि अवसाद नदी में क्या हो गया, भर गया। अवसाद भर गया तक मिट्टी का धारा प्रवाह क्या होगा, कम होगा। अब पीछे की ओर मिट्टी को क्या करेगा, ठेलेगा पानी को और इधर बाढ़ का माहौल बना देगा। ठोस अवसाद कीचड़ रासायनिक कचरे के जाने से जलीय जीवों का संकट बढ़ गया है, यहीं बाढ़ का खतरा भी बढ़ गया है। जलीय जीवों के संकट बढ़ने के कारण ही क्या हो गया, संकट का खतरा बढ़ गया है। आप देख सकते हैं कौन वाली डिबिया, लाल वाली डिबिया, क्या आप जानते हैं, डू यू नो, बड़े आकार की झील को समुद्र भी कहा जाता है। बड़े आकार के झील को समुद्र कहा जाता है, जैसे कैस्पियन सागर, मृत सागर, अरल सागर, ये सब क्या है, झील है जो समुद्र कहा जाता है, बहुत बड़ा झील है। क्या आप जानते हैं वर्ष 1987 में, 2004 में, 2007 में, 2008 में कोसी नदी के बाढ़ से बिहार राज्यों में अपार धन जन की क्षति हुई थी। ये हम जानते भी हैं और आप भी क्या करते हैं, जानते होंगे। इसके बाद हम लोग को क्या करना है, देखना है, पढ़ना है संरक्षण। अब बोल सर आप तो पढ़ा दिए इतना नुकसान, इससे रोकने का तरीका क्या है, हम कि रोकने का एक ही तरीका है, बोल क्या है सर, देखिए बताते हैं। संरक्षण करना, नदी प्रदूषण ने पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है, प्रतिकूल प्रभाव डाला है। आज विश्व के अनेक देश इस समस्या से क्या हो रहे हैं, जूझ रहे हैं। इस संकट की स्थिति से निपटने के लिए संरक्षण कार्य पर ध्यान देने की कौन आवश्यकता है। संरक्षण का क्रिया वांछित व्यक्ति, समाज तथा राष्ट्रहित में अपरिहार्य है। इसको सिर्फ सरकार नहीं रोक सकता है, क्रिया में व्यक्ति के द्वारा, समाज के द्वारा इस सारा चीज़ को क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है। जैसे वनस्पति का विकास को कैसे बढ़ावा दें, अपने आप मिट्टी अपरदन कम हो जाएगा, बाढ़ आना कम हो जाएगा, ये हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। दोस्तों अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको यह अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बने रहें पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें और इसी प्रकार से आप आगे बढ़ते रहें। आपका अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।